हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, जो आज का टॉपिक है वो है रुधिर कणिकाओं का दूसरा भाग, जिसको हम कहते हैं WBC या वाइट ब्लड कार्पोसेल्स या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आइए बिना बात किए हम आपको ले चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे और आपको हम अच्छी तरह से पढ़ाते हैं कि हाँ, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या होता है। ध्यान देना होगा बाबू। सबसे पहले तो इसको हिंदी में हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसके साथ साथ इसको हम WBC के नाम से भी जानते हैं और इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि ये सफ़ेद होता है, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब भाई सफ़ेद क्यों होता है ये, इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए कि ये सफ़ेद क्यों होता है। तो यह रुधिर का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, वो भी इसका रंग प्रदान करने के लिए। अर्थात हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है जो इसको रंग दे सके या इसके कलर को बना सके, ठीक है ना। इसलिए ये सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद रंग के कारण ही हम इसको कहते हैं रंगहीन या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मैं चर्चा करूँ अगर, तो जो RBC होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, इसकी जो संख्या होगा वो कम होता है। यानी कि RBC की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और WBC की संख्या हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में कम पाई जाती है। लेकिन इसकी कणिकाएं छोटी होती हैं जबकि WBC की कणिकाएं इससे बड़ी होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इस पे हम चर्चा करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि जो WBC की जो कणिकाएं हैं इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, RBC में न्यूक्लियस फॉर्मेशन के समय पाया जाता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, ये परिपक्व हो जाता है, उस समय इसकी न्यूक्लियस विलुप्त हो जाती है। लेकिन इसमें फॉर्मेशन के समय भी पाया जाता है और डेड के समय में भी पाया जाता है। यानी कि पूरे इसके जीवन काल में न्यूक्लियस निरंतर बनी रहती है, जबकि RBC के निरंतर नहीं बनती है। ये जो कोशिका, इस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो फॉर्मेशन के समय उपस्थित होता है और जैसे ये कणिकाएं मैच्योर हो जाती है, यानी कि RBC की जो कणिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, उस समय इसका केंद्रक विलुप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगर WBC की बात की जाए कि मनुष्य में इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, तो बाबू वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 5 से 9 हजार प्रति क्यूबिक मीमी पाई जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा बाबू यहाँ पे कि WBC की जो वयस्क मनुष्य में जो संख्या होती है वो होती है 5 से 9 हजार प्रति क्यूबिक मीमी। अगर इसकी संख्या में वृद्धि होती है, अगर हमारे शरीर में इसकी संख्या में वृद्धि कर रही होती है या इससे कम हो और वृद्धि करे या इतना ही हो, थोड़ा सा वृद्धि कर जाए, या इसकी संख्या बन रही हो, लगातार बन रही हो, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम जानते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से। बाबू, जब WBC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अगर इसके हिंदी शब्द बात की जाए तो इसके हिंदी शब्द होता है श्वेताणुता। अगर इसकी संख्या में कमी आती है तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया के नाम से जानते हैं। अर्थात
श्वेताणु न्यूनता के नाम से जानते हैं। श्वेताणु न्यूनता, श्वेताणु न्यूनता के नाम से हम जानते हैं। एक बात यहां पर और मैं क्लियर करने वाला हूं, इसको एक बार और समझें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम कहें कि WBC की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है लगातार, तो उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, जबकि हिंदी में उसको कहते हैं श्वेताणुता। अगर WBC की संख्या में कमी आती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया, यानी कि श्वेताणु न्यूनता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पे और ध्यान देना होगा बाबू कि जब ल्यूकोसाइटोसिस आवश्यकता से अधिक हो जाता है यानी कि इसकी संख्या अनियंत्रित, यानी कि कोई रोकने वाला वहां नहीं है, ये अनियंत्रित वृद्धि कर रही है, यानी कि 5 से 6 हजार हो गया, 9 से 10,000 हो गया, या 11,000 हो गया, या 12,000 हो गया, 13,000, 15,000, जो भी अगर इसकी संख्या हो जाती है, पर क्यूबिक मिमी अगर संख्या हो जाती है इसकी, तो हम उस समय उस पीरियड को कहते हैं बाबू ल्यूकेमिया। जब इसकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ती है तो हम इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को एक आसान भाषा में जानते हैं ब्लड कैंसर, इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। आम बात है ये कैंसर होना बाबू, लेकिन हम तो बहुत एनी टाइम सुनते रहते हैं कि इनको ब्लड कैंसर हो गया है, इनको हो गया है। तो आप यहां जान लीजिए कि ब्लड कैंसर क्यों होता है। इसका कारण यह है कि ल्यूकोसाइटोसिस अगर आवश्यकता से अधिक ब्लड बढ़ती है या फिर अपने आप को कणिकाएं को नष्ट करने की क्षमता रखती है, नष्ट कर रही है और इसकी संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रहा है, अत्यधिक, वो भी अनियंत्रित, कोई रोकने वाला वहां नहीं है, उस समय उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबू अब मैं आपको बताऊंगा कि श्वेत रुधिर कणिकाएं के कितने भाग होते हैं। तो बाबू श्वेत रुधिर कणिकाएं के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म नेचर, यानी कि उसके प्राकृतिक, यानी कि जो WBC होता है, WBC, तो WBC की साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है बाबू, इसकी जो कणिका के अंदर या कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, ध्यान दीजिएगा बाबू, कोशिका द्रव्य। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अगर इसका अध्ययन करें तो इसमें कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं बाबू, ग्रैनुलर पार्ट्स दिखाई देते हैं। अगर ग्रैनुलर पार्ट्स दिखाई देता है तो उस भाग को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, उसको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, यानी कि रुधिर का वह भाग जो उसके साइटोप्लाज्म में कणिका भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि कणिका में श्वेताणु। और दूसरा जो इसका भाग होता है बाबू वो होता है कणिका विहीन श्वेताणु, यानी कि अग्रैनुलोसाइट, यानी कि जिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है ना। तो इसके दोनों भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है ना। तो चलिए हम इन दोनों भागों को बताते हैं, WBC के दोनों भागों को हम बताते हैं कि क्या होता है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए हमारे वीडियो को आप देखिए और समझिए। ध्यान दीजिए बाबू, इसके 2 भाग होते हैं, अभी मैं बताया। एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है ना। ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स, इसको हिंदी में कहते हैं कणिकामय, कणिकामय, और इसको कहते हैं अकणिकामय या कणिका विहीन, कणिका विहीन,
यानी कि इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर देख लेंगे, समझ लेंगे, इसकी जो सेल्स होती है, जो कण होते हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ये कणिका ग्रैनुलर पार्ट्स होता है, ग्रैनुलर पार्ट्स होता है, जबकि इसके सेल्स में कणिका भाग नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि इसको कहते हैं अग्रैनुलर, अग्रैनुलर। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। इसका जो कोशिका का जो व्यास होता है ना बाबू, इसके कोशिका का जो व्यास होता है, इसका व्यास 10 से 15 माइक्रोन का होता है, 10 से 15 माइक्रोन का होता है। लेकिन इसके कोशिका द्रव्य कणिका होता है और इसकी जो केंद्रक पाई जाती है, यानी कि जो इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कई भागों में बटा होता है, यानी कि 2 से 5 भागों में बटा होता है। कुछ यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस न्यूक्लियस को मैं यहाँ दर्शा दिया, और यह न्यूक्लियस 1, 2, 3, 4 या 5, यानी कि 2 से 5 पालियों में ये बटा हुआ पाई जाती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसका जो पाले जो बटा होता है, इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है, यानी कि अपना इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसकी केंद्रक क्या होती है, पाली युक्त दिखाई देती है। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं बाबू ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है ना। ग्रैनुलोसाइट्स, ध्यान देना होगा बाबू। ग्रैनुलोसाइट्स के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वो भी कार्य और संरचना के आधार पर। ठीक है ना। मैं यहां पर आपको लिख कर बता देता हूं कौन कौन से भाग होते हैं बाबू। जो ग्रैनुलोसाइट्स का जो पहला भाग होता है वो होता है एसिडोफिल, एसिडोफिल, एसिडोफिल होता है। और दूसरा जो भाग होता है बाबू, इसको कहते हैं हम वैसोफिल, और दूसरा भाग होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। ये इसका पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ पहले पार्ट्स के बारे में कि इसका जो पहला भाग होता है वो न्यूट्रोफिल्स एसिडोफिल्स वास्तव में क्या होता है। तो बाबू यह भाग WBC का लगभग 2 से 4% भाग बनाती हैं, यानी कि WBC में इसका भाग कितना होता है, तो 2 से 4% इसका भाग होता है। इसका आकार जो है 10 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। इसका आकार कितना होता है, तो 10 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। कितने दिन तक जीवित रहता है, तो बाबू यह 10 से 14 घंटे तक ही जीवित रहता है, केवल 10 से 14 घंटे तक जीवित रहता है। लेकिन इसका एक मैं विशेष लक्षण बता रहा हूं कि एसिडोफिल्स का, कि इसका जो सेल्स होता है ना बाबू, इसके सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, इसमें एक प्रकार का अभिरंजक पाया जाता है, और उस अभिरंजक का नाम होता है इयोसिन। क्या होता है बाबू, इयोसिन होता है। और यह इयोसिन क्या करता है कि इसमें पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य की जो कणिकाएं होती हैं उसको अभिरंजित कर देता है, यानी कि इयोसिन नामक अभिरंजित पदार्थ पाया जाता है। यह अम्लीय होता है। यह कैसा होता है बाबू, एसिड रूप में होता है। यह अम्लीय होता है। इसके कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में जो कणिकाएं पाई जाती हैं उसको यह अभिरंजित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ मैं बात बता दूं कि जो एसिडोफिल्स होते हैं
इसकी जो न्यूक्लियस होता है तो यह न्यूक्लियस केवल 2 भागों में ही विभाजित होता है। केवल कितने भागों में विभाजित होता है? तो 2 भागों में ये विभाजित पाया जाता है। अब मैं बात करूं इसके स्पेसिफिक कुछ और भी कैरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि यह किससे संबंध रखता है, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षण से संबंध रखता है और एलर्जी से भी संबंध रखता है। इसके साथ साथ हमारी बाह्य अति संवेदनशीलता से भी संबंध रखता है। ठीक है ना। एक बात और है बाबू कि ये जो एसिडोफिल्स है ना, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हानिकारक बैक्टीरिया या परजीवी अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। इसकी संख्या में वृद्धि जब होती है तो इसको हम कहते हैं इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया कहते हैं इसको बाबू। क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिलिया के नाम से इसको जानते हैं। कब वृद्धि होती है? तो हमारे शरीर में जैसे ही कोई हानिकारक पैरासाइट अगर हमारे अंदर प्रवेश करता है उस समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि के प्रोसेस को हम कहते हैं इयोसिनोफिलिया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा बाबू कि पहला तो हम लोग समझ लिए, दूसरा समझेंगे इसका भाग क्या होता है, बेसोफिल्स। तो बाबू बेसोफिल्स श्वेत रुधिराणु का कितना % भाग घेरता है? थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं हम यहां से। ठीक है ना। देखिए जो बेसोफिल्स होते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का कितना भाग घेरता है? तो 0.5 से 2% भाग घेर लेता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम समझे कि बेसोफिल्स व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का कितना भाग घेरता है? तो 0.5 से 2% भाग ये घेर लेता है। इसके साथ साथ इसका आकार कितना होता है? तो बाबू इसका आकार होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। बाबू इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 8 से 12 घंटे का। इसका जीवन काल 8 से 12 घंटे का होता है। ठीक है ना। 8 से 12 घंटे का इसका जीवन काल होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जैसे इसको अभिरंजित कर रहा था इयोसिन, ठीक है ना, उसी तरह से इसको अभिरंजित करने का कार्य यानी कि इसके कोशिका द्रव्य में जो कणिकाएं पाई जाती हैं उसको अभिरंजित करने का अभिरंजक कौन सा अभिरंजक पाया जाता है? तो इसमें मिथ्योनिन ब्लू पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? मिथ्योनिन ब्लू पाया जाता है। मिथ्योनिन ब्लू अभिरंजक पदार्थ पाया जाता है जो बेसोफिल्स के अंदर उपस्थित कणिकाओं को या कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिकाओं को अभिरंजित करने का कार्य करता है। ठीक है ना। एक बात और है कि बेसोफिल्स की जो केंद्रक होगा, जो न्यूक्लियस होगा, यानी कि जो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके कण में जो केंद्रक पाए जाते हैं वो लगभग 2 से 3 पाली में बटे होते हैं। कहाँ बटे होते हैं बाबू? तो 2 से 3 पालियों में बटे होते हैं। इसका ये केंद्रक है और यह 2 से 3 पालियों में बटा हुआ पाया जाता है। ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। बाबू बेसोफिल्स का कार्य क्या होता है? तो बाबू बेसोफिल्स का कार्य होता है कि यह हमारे शरीर में अनेक रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है। वो भी कौन सा रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है? तो हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हिपेरिन, तो हिपेरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन, ये तीनों पदार्थ हमारे शरीर में अन्योन्य क्रियाओं को नियंत्रित और नियमन का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना।
ध्यान दीजिए, यह WBC का 60 से 70% भाग बनाती है। कितना भाग बनाती है बाबू? 60 से 70% भाग बनाती है। किसका? तो WBC का। ठीक है ना। इसका जीवन काल कितना होता है बाबू? तो इसका जीवन काल होता है 10 से 12 घंटे का। इसका जीवन काल कितना होगा? तो 10 से 12 घंटे का होगा। ठीक है ना। इसका कार्य हमारे शरीर में क्या है, या इसका ब्लड में इसका कार्य क्या है? तो इसका ब्लड में इसका कार्य होता है कि बाहर से आए जीवाणु, विषाणु और हड्डियों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको जो है ग्रेनुलोसाइट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आपको अब हम पढ़ाते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स का दूसरा भाग। अग्रेनुलोसाइट्स आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। क्या पढ़ना है बाबू? अग्रेनुलोसाइट्स को लिख देता हूं, अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है ना। अग्रेनुलोसाइट्स, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। अग्रेनुलोसाइट्स भी संरचना और कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका कुछ कैरेक्टर जानेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इसका प्रकार। ठीक है ना। तो अभी मैं प्रकार पे चर्चा नहीं करूंगा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कोशिका होता है और कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कण की तरह दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि एकदम स्वच्छ और साफ दिखाई देते हैं। इस कारण इसे अग्रेनुलोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इनमें केंद्रक एक ही होता है, इनमें केंद्रक केवल एक होगा और पालियों में विभक्त नहीं होगा, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा लेकिन पाली में विभक्त नहीं होगा। इसका ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब मैं बता रहा था अभी कि इसके कितने भाग होते हैं, तो अब मैं भाग पे आता हूं बाबू। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना बाबू। इसका पहला जो भाग होता है वो होता है मोनोसाइट और दूसरा जो भाग होता है वो होता है लिम्फोसाइट। ठीक है ना। देखिए बाबू, मोनोसाइट जो होता है ना, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स का 3 से 8% भाग घेरता है या फिर बनाता है। ठीक है ना। यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स में इसकी संख्या, मोनोसाइट की जो भाग होता है वो होता है 3 से 8% भाग होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें हम कि यह इसकी जो सेल्स होती है ना बाबू, इसकी जो सेल्स होती है, ठीक है ना, ये विरामा अवस्था में गोल होती है। जब यह स्थिर रहेगी, हिलेगी डोलेगी नहीं, उस पीरियड में यह गोल होगी, लेकिन जब ये गति अवस्था करती है तो ये अमीबाइड हो जाती है। अमीबाइड का मतलब ये हुआ कि अमीबा अपना आकार और आकृति एनी टाइम चेंज करता रहता है, यानी कि इसका आकार कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि ये जब गतिशील अवस्था में रहेगा तो मोनोसाइट का आकार और आकृति अमीबाइड हो जाता है। ठीक है ना। अब भाई, इसका आकार कितना बड़ा होता है या कितनी बड़ी होती है, तो यह हमारे शरीर में रुधिर की सबसे बड़ी कणिका होती है। हमारे संपूर्ण रुधिर में अगर कणिकाएं जो पाई जाती हैं, कणिका भाग जो पाई जाती हैं, उस कणिका भाग में सबसे बड़ा मोनोसाइट की कणिकाएं होती हैं। लगभग 15 से 20 माइक्रोन होती हैं। 15 से 20 माइक्रोन होती हैं इसकी व्यास। अगर बाबू इसके जीवन काल की बात किया जाए तो इसका जीवन काल लगभग 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है बाबू? तो 24 घंटे का इसका जीवन काल होता है। यानी कि कितना देर तक जीवित रहता है? तो 24 घंटे तक ये मोनोसाइट जीवित रहता है। ठीक है ना। इसका कार्य हमारे शरीर में क्या है, यानी कि ब्लड में इसका मोनोसाइट्स का कार्य क्या होता है? तो बाबू इसका मुख्य कार्य होता है कि यह जीवाणु विषाणु, बाहर से आए जीवाणु विषाणु या शरीर में उपस्थित
हानिकारक टॉक्सिक जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको इंगल्व करना, यानी कि उसको किल करने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। बाबू थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यह 20 से 25% भाग बनाता है। 20 से 25% भाग व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का भाग ये बनाता है। कौन? तो लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अगर इसका आकार के बारे में जाना जाए तो इसका आकार होता है 6 से 16 माइक्रोन। 6 से 16 माइक्रोन का ये इसका व्यास होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर इसकी बात की जाए कि जीवन काल इसकी कितनी होती है, तो बाबू कुछ दिनों का होता है, घंटों का, सेकंड का नहीं होता है, बल्कि कुछ दिनों का इसका जीवन काल होता है। ठीक है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है बाबू? इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में रोगाणुओं को नष्ट करना, यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोगाणु तैयार होता है तो उसके प्रतिरक्षा को क्या करेगा? कम कर देगा, और हमारे इम्यूनिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा, जिससे वो हमारे शरीर में रोग पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और यह एंटीबॉडीज का भी संश्लेषण हमारे शरीर में करता है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम हमारी अच्छी तरह से बनी रहती है। ठीक है ना। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि लिम्फोसाइट हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। यहां पर देखिए बी लिम्फोसाइट, देखिए यहां पर बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे कि जो लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट होता है जिसका परिपक्वन अस्थिमज्जा में किया जाता है, और अस्थिमज्जा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अस्थिमज्जा क्या होता है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस ग्रंथि में इसका परिपक्वन किया जाता है। तो आई होप कि आपको श्वेत रुधिर कणिकाएं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।